देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज बड़ी बहस में TV9 भारतवर्ष के 3 मुद्दे हैं, लेकिन तीनों ही मुद्दे कोरोना संकट से जुड़े हुए हैं। पहला लॉकडाउन का मुद्दा है और दूसरा इस वजह से मजदूरों पर आई भारी मुसीबत का, जिसका हाल हम आज सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं। जबकि तीसरा मुद्दा है WHO में भारतीय दबदबे का। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगले 1 घंटे तक आप जो बहस देखने जा रहे हैं उनके मुद्दे क्या होंगे। लॉकडाउन 4, जिसके नियम और शर्तें जो हैं वो थोड़ी देर में सामने आने जा रही हैं, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन उससे पहले 3 राज्य जो हैं वो पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश अब लॉकडाउन 4 में कदम रखने वाला है। अब से कुछ देर में इसे लेकर केंद्र का अंतिम फैसला आ जाएगा, जिससे हम आपको वाकिफ कराएंगे। मुमकिन है कि शर्तों के साथ कुछ राहत भी सरकार की तरफ से मिले, लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मजदूरों के अंतहीन सफर की, क्योंकि रोजी रोटी को मोहताज मजदूरों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। मजदूर विवश हैं, अंतहीन सफर पे मानो वो निकल पड़े हैं। मौत के खौफ से भी बड़ी हो चुकी है पेट की भूख। लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी खबर है, WHO में जल्द ही भारत का परचम लहराने वाला है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि WHO की निर्णय लेने वाली जो इकाई है उसे लीड करने जा रहा है भारत, हमारा मुल्क हिंदुस्तान। तो यहां सवाल यह है कि भारत के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा। विशेषज्ञों के एक दमदार पैनल के साथ नेशनल, सोशल और इंटरनेशनल, इन्हीं 3 मुद्दों पर आज की बड़ी बहस होगी। लेकिन सवाल जो उठने वाले हैं आज की इस बड़ी बहस में, उनसे आपको वाकिफ करा दें। सवाल ये रहे, सवाल नंबर 1, क्या लॉकडाउन 4 में भारत से कोरोना की विदाई शुरू हो जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि लॉकडाउन 4 की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं और क्या ये आखिरी स्टेज है हिंदुस्तान में कोरोना की। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, जिनसे आज हम इन सवालों को उनके सामने रखने वाले हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन हैं सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर रजनीश कपूर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेदांता अस्पताल से। TR कक्कड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं। इसके अलावा अनीस अंसारी साहब हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, जो कि IAS ऑफिसर रह चुके हैं, एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर रह चुके हैं यूपी के। तो इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि लॉकडाउन 4 की नियम और शर्तें क्या रहने वाली हैं, किस तरह की रियायतें मिलने वाली हैं, इसको लेकर जल्द ही ऐलान होने जा रहा है। तो सबसे पहले अनीस अंसारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, लॉकडाउन 4 में किस तरह की रियायतें मिलती हुई नज़र आ रही हैं? और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक बात बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि अभी भी संक्रमण किसी भी लिहाज से कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में कितनी छूट दी जाए, कितनी जो नियम और शर्तें हैं वो अभी बरकरार रखी जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। ये है कि जून और जुलाई के आखिर तक हिंदुस्तान में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जी केसेस की। उसकी वजह यह है कि अभी पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख लोगों की आबादी पर सिर्फ 1600 टेस्ट हुए हैं। 1 मिलियन आबादी पर 1600 टेस्ट हुए हैं, ये नेशनल एवरेज है। यूपी का 500 के करीब केस है, 450 के आसपास। बिहार 200-250 के करीब है। तो ये जो रियासतें बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाली हैं, यूपी और बिहार, इसी तरह के मध्य प्रदेश और इनमें जो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बीमारी और फैलेगी। तो हमें अभी लॉकडाउन में बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो ऑरेंज वाले हैं स्पॉट्स, उनमें थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना चाहिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें।
और मास्क लगा के रखें। ये बड़ी खुशी की बात है कि यूपी सरकार ने और कुछ और लोगों ने भी ये लीगली ज़रूरी कर दिया है कि कोई भी शख्स निकलेगा पब्लिक में तो अगर मास्क नहीं लगाएगा तो उसको सज़ा होगी। बिल्कुल, इसको या लेकर काफी थूकेगा तो सख्ती सज़ा बरती होगी। जा ये रही सब एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम करने लायक है वो ये है माइग्रेंट लेबरर का, प्रवासी जो मजदूर और वर्कर्स आ रहे हैं जी। इनके लिए सरकारों को चाहिए, भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, कि ट्रेनें बड़ी तादाद में चलाए, बसें बड़ी तादाद में चलाए और प्राइवेट सेक्टर के जो व्हीकल्स हैं जैसे बसें हैं इनको भी अलाउ कर दें, टैक्सीज इनको भी अलाउ कर दें कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे एहतियात के तहत वो पैसेंजर्स को, प्रवासी मजदूरों को अपने घरों में पहुंचा दें। और सरकार को उनके अकाउंट में पैसा देना चाहिए क्योंकि ये लोग बिल्कुल गरीब हो गए हैं। इनके पास पिछले 1.5 महीने में बिल्कुल अनीस साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और माइग्रेंट लेबर्स की, माइग्रेंट वर्कर्स की जो समस्या है वो इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है निश्चित तौर पर। और आज उनका दर्द, उनकी पीड़ा लगातार TV9 भारतवर्ष सुबह से दिखा भी रहा है ताकि सरकारों तक उनका दर्द पहुंचे और उस पीड़ा का अंत हो। लेकिन अभी जो लॉकडाउन 4 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 डॉक्टर्स भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन 4 में भारत से कोरोना की विदाई शुरू हो जाएगी? क्या ये उम्मीद हिंदुस्तान कर सकता है इस वक्त या नहीं? देखिए निशान जी, समीर जी, ये लॉकडाउन कभी भी कोरोना को भगाने के लिए नहीं था। लॉकडाउन का मेन पर्पस होता है कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ना और उसके फैलने की स्पीड को कम करना। जिसको हम कहते हैं कि अगर आप कोई लॉकडाउन ना करें तो आपके केसेस का कर्व ऐसे जाएगा, वो कर्व ऐसे जाने की जगह उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देता है, जिससे आपके केसेस एक ज्यादा टाइम फ्रेम के ऊपर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो लॉकडाउन का पर्पस कोरोना को खत्म करना नहीं था, कोरोना को खत्म करने के दूसरे तरीके होते हैं। लॉकडाउन 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब में पर्पस था कि इन्फेक्शन जो चेन है उसको तोड़े। और चूंकि वो चेन अभी भी नहीं टूटी है, नंबर ऑफ केसेस अभी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। अभी तो 4000 से ऊपर पर डे केसेस ऐड हो रहे हैं। तो अभी भी पूरे देश को जबरदस्त एहतियात रखने की जरूरत है। वो लॉकडाउन रखने के साथ रखे जाएं या लॉकडाउन हटने का भी मतलब ये नहीं है कि वो एहतियात छोड़ दिए जाएं। सबसे जरूरी है 4 मेन एहतियात जो इसको कंट्रोल करने के हैं। नंबर 1, जहां तक संभव हो घर में रहें, बाहर न जाएं। मैंने कहा जहां तक संभव हो। अगर जाना जरूरी है तो 100% मास्क को लगा के या कपड़ा बांध के निकले, बिना उसके कभी ना निकले, 100%। नंबर 3, हर व्यक्ति को इन्फेक्टेड मानकर हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी रखे, हर जगह, हर समय, हर हालत में। और नंबर 4, जहां तक संभव हो बार बार अपने हाथ को धोते रहें। समीर जी, अगले 5-6 महीने पूरे देश को इन्हीं 4 पिलर्स पर अपनी कोरोना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को रखना होगा। सही बात है। डॉक्टर रजनीश कपूर, डॉक्टर अरविंद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और लॉकडाउन 4 की नियम और शर्तें जो हैं वो थोड़ी देर में हो सकता है सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जाए। कितनी ढील दी जा रही है, कितनी सख्ती बरती जा रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हमने पिछले इतने दिनों के लॉकडाउन के दौर में हमने ये नहीं देखा कि ये जो कोरोना कर्व है वो नीचे आए, ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए कि अब कम से कम हम इस फेज में आएंगे कि थोड़ा राहत का दौर शुरू होगा, कोरोना का संक्रमण जो है वो अपना दायरा बढ़ाता हुआ हमें नजर नहीं आएगा? क्या इस फेज में ये उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये आई एक्चुअली एग्री विद ऑल द पॉइंट्स ऑलरेडी पुट बाय अदर स्पीकर्स जी। सो आई थिंक वी स्ट्रिंजेंटली रिक्वायर दीज प्रिकॉशंस बिकॉज ये कर्व अभी भी बढ़ रहा है और अभी भी पूरा कंट्रोल में नहीं है। एंड जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, देयर आर मोर चांसेस दैट वी विल हैव अ बिगर सर्ज, केस नंबर्स और बढ़ सकते हैं। सो ज्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स का जरूरत है। एंड आई फुली कॉन्कर विद द यूपी गवर्नमेंट्स डिसीजन भी, इनको पूरा एहतियात और जो
नॉन कंप्लाइंट हो उनको पेनलाइज करके ही हम डिसिप्लिन कोशिश कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। सो कर्व्स को कम करने के लिए ये एतिहाद जो बार बार बात हो रहा है वो पिलर्स को स्ट्रिंजेंटली अपनाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन का एक और टारगेट था जो हमने अच्छे से अचीव किया, वो ये था अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट कर लेना। तो इनिशियली अगर ये सर्ज होता तो हमारे पास हॉस्पिटल रिसोर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ रिसोर्सेज, उनका अवेयरनेस, उनका तैयारी, पीपीई किट्स, ये सब नहीं था। तो अब हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं। सर्ज इज स्टिल एक्सपेक्टेड। अभी हम सर्ज वाले ग्राफ से नहीं निकले हैं, ग्राफ इज स्टिल गोइंग अप एंड आई एक्चुअली एंटिसिपेट दैट इट्स गोइंग टू गो अप फर्दर। बट हम पूरा जोर से इन सब चीजों का माने और उनको फॉलो करें, तभी किसी हद तक हम उनको इस ग्राफ को नीचे लाने में सक्षम होंगे। डॉक्टर अरविंद, जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि बचाव अभी तक है नहीं, इलाज अभी तक कोरोना वायरस का जो है वो सामने आया नहीं है, वैक्सीन अभी तक डेवलप हो नहीं पाई है, ऐसे में क्या हम ये मानकर चलें क्या कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक दवा नहीं आएगी, तब तक इसी तरह रह रहकर ये ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, तब तक ये कर्व फ्लैटन होने की हम उम्मीद छोड़ दें क्या? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ दें। ये डिपेंड करेगा कि हमारी 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है जी, वो एकदम से रिलीज फिनोमेनन में चली जाती है कि लोगों ने घूमना फिरना, सारे एहतियातों को थ्रोइंग टू द विंड्स शुरू कर दिया, या घर से ये जो 4 मुद्दे मैंने बताए, अगर हम सारे देशवासी कड़े तरह से इसका अगले 5-6 महीने पालन करेंगे तो बहुत जल्दी देखिएगा ये ग्राफ धीरे धीरे फ्लैट होकर के नीचे सर, दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है डॉक्टर अरविंद की हम जिस नियम और शर्तों की बात कर रहे हैं उतनी कड़ाई से पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड पर जब हम जाकर देखते हैं तो जबरदस्त लापरवाही नजर आ रही है सर, यही चिंता का सबसे बड़ा सबब है। उसका फिर हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। I think I'll raise a point here. जी डॉक्टर रजनीश। Kerala is the best example. So Kerala is the best example that curves can be flattened अगर हम बहुत एहतियात बरतें। तो उसी एग्जाम्पल को लेते हुए now also we are knowing the point that Indian society is not very well conducive for all disciplinary measures. तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग प्लान देना पड़ेगा जिसमें नॉन कंप्लायंस पेनलाइज हो। हम बार बार बात कर रहे हैं और वही चीज सामने आएगा, आज भी आएगा। यूपी गवर्नमेंट, बाकी सब भी ये बात कर रहे हैं। आई थिंक वी आर इन फॉर दीज स्टेटमेंट्स कमिंग इन मोर स्ट्रांगली फ्रॉम द गवर्नमेंट, जहां पे ये पेनल्टीज बढ़ जाएगा और जो इसको अच्छे से फॉलो नहीं करेगा उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीआर कक्कड़ साहब, कहां आपको लग रहा है कि इस वक्त लापरवाही हो रही है? एक माइग्रेंट लेबर्स वाली जो समस्या है, जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो लापरवाहियां हो रही हैं उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, आपके हिसाब से लॉकडाउन 4 में कितनी छूट मिलनी चाहिए मौजूदा हाल को देखते हुए? देखिए, क्योंकि अभी तक कक्कड़ साहब ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है, बिल्कुल ऊपर। रोज हमें पता लगता है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन हालतों में लॉकडाउन 4 में भी नियमों का पालन बड़ी सख्ती से करना पड़ेगा। साथ साथ क्योंकि हम हमेशा के लिए अपनी आर्थिक समस्या को भी हमें देखना है, उन पर जहां जहां छूट देनी है देंगे। लेकिन ये जो डॉक्टर अरविंद साहब ने बताया, ये 4 बड़े एहतियात जो हैं, ये अगर हम सब देशवासी बरतना शुरू कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कोरोना को एक फ्लैट कर्व पे ले आ जाएंगे और बाद में अपने आप ये जो इससे राहत मिल सकती है। लेकिन अब यह है कि इसको कैसे करें, हर एक व्यक्ति करना नहीं चाहता है, अदरवाइज तो हर एक व्यक्ति की अपनी जोखिम उठाता है। वो उसको चाहिए कि अपने लिए और अपने साथियों के लिए ऐसा करे। नहीं करे तो सरकार को कुछ सख्ती तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर देशवासियों को बचाना है, इस देश में कोरोना को खत्म करना है, तो जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ कुछ सख्ती तो अवश्य करनी पड़ेगी। और उस सख्ती का ऐलान इस कोरोना 4 में हो जाना चाहिए कि किस हद तक वो किया जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल। टीआर कक्कड़ साहब, जी प्रवासी का अगर आप पूछना चाहते हैं जी, देखिए ये शुरू में ही मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूं, मेरे हिसाब से ये बड़े ठीक तरह हैंडल नहीं हुआ है। सबसे पहले तो जब कोरोना का बिल्कुल सर, मैं आता हूं टीआर कक्कड़ साहब, क्योंकि अगला सवाल जो हमारा है वो यही है, प्रवासी मजदूरों की समस्या से जुड़ा हुआ है कि मजदूर कितना विवश नजर आ रहा है, कितना मजबूर नजर आ रहा है। और जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स, टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स देश भर में प्रवासी मजदूरों को ट्रैक कर रहे हैं, तो जबरदस्त पीड़ा, जबरदस्त दर्द उनका नजर आ रहा है। और आज सुबह से एक मुहिम की तरह हमने प्रवासी मजदूरों की समस्या को देश के सामने रखा है। मजदूर विवश हैं, अंतहीन सफर पर निकले हुए हैं। देखिए आज हम 3 मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला मुद्दा यह कि लॉकडाउन 4 में कितनी छूट होनी चाहिए, कितनी रियायत देनी चाहिए, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद सरकार इस बारे में शर्तें, नियम साफ कर सकती है कि लॉकडाउन 4 के नियम क्या होंगे। दूसरी अहम बात जिस पर हम अब आने जा रहे हैं, मजदूरों की समस्या। जो प्रवासी मजदूर हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं और अभी भी जिस संख्या में ट्रेनें चलनी चाहिए नहीं चल रही हैं, बसों का इंतजाम नहीं हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए पैदल जा रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि कई बार अवैध तरीकों से वो सफर कर रहे हैं। आज हम उसकी भी बात करेंगे। तीसरी जो खबर है वो ये है कि WHO में भारत का परचम लहराने जा रहा है। तो WHO में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ने के बाद और डिसाइसिव बॉडी में भारत के लीड करने के बाद स्थिति क्या होगी, चीजें किस तरह से बदलेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब मजदूरों की समस्या पर हम बात कर लेते हैं। और मजदूरों की समस्या को लेकर सवाल क्या है? क्या मजदूरों की बेबसी का यह सफर अंतहीन है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है उनकी मुसीबतों का। आज भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक मजदूर पैदल सफर करता हुआ नजर आ रहा है और बेहद परेशान है, पीड़ा से भरा हुआ है और उसका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, दर्द बेहिसाब नजर आ रहा है। ये स्थिति क्यों आई, ये इस वक्त पूरे भारतवर्ष के लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। और टीआर कक्कड़ साहब, अब मैं चाहूंगा आप तफसील से बताएं कि आखिर ये स्थिति क्यों आई। अब हम ये देख रहे हैं, नई बात हम ये देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर अभी तक तो पैदल सफर कर रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर रहे थे, लेकिन अब जैसे यूपी सरकार ने कह दिया कि भाई अब पैदल सफर की इजाजत नहीं है, तो हम एक नई चीज देख रहे हैं कि बॉर्डर पर ऐसा मजदूर जो कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके पहुंचा है उसको रोक दिया गया। पुलिस कह रही है कि भाई आप आगे जा नहीं सकते क्योंकि यूपी सरकार का नया आदेश आ गया है। मजदूर कह रहा है कि हम तो इतने किलोमीटर का सफर करके यहां पर पहुंचे हुए हैं, कैसे अंदर नहीं जाएंगे। तो ये रिफ्ट की सिचुएशन पैदा हो गई, कई जगह झड़प की नौबत आ गई। ये क्यों हुआ? ये समस्या का समाधान फर्स्ट लॉकडाउन से पहले नहीं सोचा गया कि इतनी भयंकर समस्या ये हो सकती है। पलायन की जो समस्या है बहुत भयंकर हो सकती है। चलिए वो अब शुरू हुआ है, लेकिन अब भी देखिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब जाते हैं तो बॉर्डर पे रोक देते हैं जी। बाकी जो भी वो ट्रक मिलते हैं, ट्रक। मेरा आज भी सुझाव है भारत सरकार को, और वो ये देखिए हमारे इस देश, पूरे देश में कैंटोनमेंट्स फैले हुए हैं। ये पूरा काम आर्मी को देना चाहिए, फौज को देना चाहिए। उनको पूरा पता होता है कि 500 गाड़ियों की कार्रवाई कैसे चलानी है। उससे क्या होगा कि जो इंटर स्टेट जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। वो अपने ट्रकों में इनको ले जाएंगे। इतनी ट्रांसपोर्ट है हमारे डिफेंस के पास। अच्छा। वो सारी उनको करिए और वो बिल्कुल अपने एक किस्म की बिल्कुल तरतीब से इनको ले जाएंगे, अपनी जगह छोड़ेंगे। आपने कहीं इनके लिए कैंप बनाने हैं कि बड़ी लंबी सफर है, तो कैंटोनमेंट कैंप्स बन सकते हैं इनके लिए, जहां पर मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे फौज के जवान इनकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। आज भी ये करें, आज भी ये कोई ज्यादा अभी समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है कोरोना के बाद, सबसे बड़ी देश की समस्या केवल यही है। और इस समस्या का समाधान मुझे लगता है केवल एक है कि सब जितने भी हमारे कैंटोनमेंट्स हैं फौज के, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं, उनको एक्टिवेट करें,
फौज को कहें कि जो लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, उनकी कैपेबिलिटी, उनके वो कर सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास साधन है और उनके पास वो जो देशवासियों के लिए प्यार है वो भी है। सब कुछ हो जाएगा, आज भी ये कर सकते हैं। ठीक है, यानी सेना की मदद लेनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि वो मौका आ चुका है, वो वक्त आ चुका है कि सेना की मदद लेनी चाहिए? बहरहाल इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो TV9 भारतवर्ष ने मजदूरों को लेकर सवाल किया, उनके दर्द से वाकिफ कराने की कोशिश की सरकार को और सवाल पूछा इससे जुड़ा हुआ। वित्त मंत्री ने माना कि मजदूरों के लिए इस वक्त जितना किया जाए ये कम है, ये हालत हो गई। साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा का सवाल और वित्त मंत्री का जवाब। मैम, मैं मनीष झा हूँ TV9 भारतवर्ष से, और चूंकि आपने कहा कि ये सीरीज में आपकी आज लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मेरा सवाल यह है कि आप खुद ही बहुत सेंसिटिव फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक माँ भी हैं, जब आप सड़कों देखती हैं कि लाखों महिलाएं छोटे छोटे बच्चे के साथ जा रही हैं जिनको नहीं पता कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो खाना देकर अपने बच्चों को जिंदा रख पाएंगे। अभी एक महिला का आ रहा है कि उनके पति की मृत्यु हो गई और वो फूट फूट कर रो रही है। ऐसे में आपको लगता है कि जो कुछ आपसे कर सकती थी, जो बन सकता था, वो सब आपने किया, कुछ कोई कोर कसर छूटा नहीं है? मैं पहले ही इसको मान चुकी हूँ, ऐसे हालात में जितनी भी करो वो कम है। जितनी भी, मैं नहीं, कोई भी, जितनी भी करो वो कम है। इसीलिए मैं इस चर्चा पे मैं ज्यादा की हूं कम की हूं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रही। आई कांट सी व्हाट इज एडिक्वेट। कितने भी करो वो काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं मान रही हूं कि एकदम दुख की बात है, और इसीलिए मैं मांग रही हूं आपके द्वारा कोई इसको पॉलिटिक्स ना करें जी। हमारे देश में थोड़ा मन में ये रहम रखना चाहिए, हम सब मिल करके ऐसे हालात को निपटने के लिए कैसे विद डिग्निटी उस वर्कर को हैंडल करें, हम इसके ऊपर सोचें, ना कि तू मैं। तो देखिए, निर्मला सीतारमण भी मान रही हैं, सरकार भी ये मान रही है कि इस वक्त ऐसे हालात बन गए हैं, खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, कि उनके लिए जितना भी किया जाए कम है। लेकिन जो किया जा रहा है वो काफी है क्या, अनीस अंसारी साहब? या फिर कहीं ना कहीं पॉलिसी जो है उसको लेकर संशय है, क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है? इसमें प्रवासी मजदूरों को ट्रांसपोर्ट करने के मामले में भारत सरकार और राज्य सरकारों की बहुत सख्त कमजोरी दिखाई देती। मैं कड़े अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये समझ के चलना चाहिए कि अगर कोई सबसे बड़ी खराबी की है सरकारों ने, तो वो ये कि इसमें फैसले में देर की है। और अभी भी, जबकि फैसला हो चुका 8-10 दिन पहले, अभी भी जितनी ट्रेनें, जितनी बसें, जितनी प्राइवेट बसें, जितना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अलाउ किया जा सकता है, उस पर सरकार बिल्कुल गाफिल है। पहला काम सरकार को करना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के हैं, उनको कोरोना की एहतियात के तहत रखते हुए और इन मजदूरों को सेफली अपने घर में ले जाएं। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात, इन मजदूरों के पास कुछ भी खाने पीने का पैसा नहीं बचा है। अभिजीत बनर्जी जो नोबेल लॉरेट है इकोनॉमिक्स के, और राहुल जी, उन्होंने ये सिफारिश की थी कि 7,500 रुपया पर महीने के हिसाब से इन मजदूरों को पैसा दे दिया जाए। इसको भी सरकार को तेज़ी से करना चाहिए ताकि जब ये घर पहुँचे तो कम से कम सर्वाइव कर सकें। तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो सरकार ने कोरोना का बहाना करके तकरीबन 45 लेबर लॉज को सस्पेंड किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे वक्त में जबकि मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उस वक्त आपने उनकी पीठ पर खंजर भोंका है सरकारों ने, यूपी सरकार ने और कई राज्यों ने। इसको विड्रॉ करना चाहिए। 22 तारीख से तमाम सेंट्रल यूनियनें इसके खिलाफ इकट्ठा हो रही दिल्ली में। ये मौका आवाम को और सरकार के बीच में टक्कर का नहीं है, इस टक्कर को हटाना चाहिए। अगर लेबर कानून में कोई इस्लाह करनी है तो बाद में करिए जब नॉर्मल हो जाए। अभी तो आप सिचुएशन को नॉर्मल होकर चलने दीजिए। और आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब ये मजदूर अपने गांव में पहुँचेंगे तो उनके पास काम करने के लिए कोई जरिया चाहिए। मनरेगा के तहत बहुत से काम इस वक्त लिए जा सकते हैं, जैसे नहरों की सफाई, तालाबों का खोदना, कुएं का खोदना, मेड़बंदी, ज़मीन समतलीकरण,
प्लांटेशन, गड्ढे खोदना, ये सारे काम इस वक्त तेज़ी से सरकारों को लेना चाहिए, ताकि जो लुटे पुटे मजदूर अपने घरों में पहुंचे तो उनके पास रोजी का कोई साधन बन सके। सरकारों के पास रुपए की कोई कमी नहीं है, समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। और ये कहना कि अब इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत जाहिर है कि राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मान लें कि प्रियंका गांधी जी ने सरकार से दरख्वास्त की यूपी से कि हम 1000 बसेज यूपी के बॉर्डर से और कुशीनगर से लाना चाहते हैं मजदूरों को उनके घरों में ले जाने में, उसकी परमिशन आज चौथा दिन आज तक नहीं दी गई। सरकारों को, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। ये कौमी वबा है, ये नेशनल क्राइसिस है, इसमें पार्टी बंदी का कोई कहीं दिमाग में जाना ही नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं अनीस साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि राजनीति तो ऐसे मौके पर नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर आगे आना चाहिए और इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जो वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब भी मिलना चाहिए, ताकि जो अभी हम देख रहे हैं, चाहे यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर नजर आए या फिर यूपी एमपी के बॉर्डर पर, जिस तरह से रीवा में हमने देखा जबरदस्त झड़प की नौबत आ गई पुलिस और प्रवासी मजदूरों के बीच में, इस तरह की नौबत ना आए। हम इस मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी वक्त अब लॉकडाउन 4 के नियम कायदों का ऐलान किया जा सकता है। आज देश में लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है, 17 मई है। 3 राज्य पहले ही लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा चुके हैं, यानी लॉकडाउन 4 का एक तरह से ऐलान कर चुके हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले पंजाब ने किया, फिर महाराष्ट्र ने किया, फिर तमिलनाडु ने भी ऐलान कर दिया, यानी देश के 3 राज्य पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं, लॉकडाउन 4 का ऐलान कर चुके हैं। और केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं वो थोड़ी देर में आने वाले। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है और निश्चित तौर पर जो इस वक्त सबसे मौजूद सवाल है वो प्रवासी मजदूरों का है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को लेकर बहुत तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। और जिन बातों का जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी किया कि सरकारों को और गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है ताकि उनके दुखों का जल्द से जल्द निजात हो। लेकिन अब हम बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल जो है वो WHO से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी को भारत अवसर में बदल पाएगा? क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहा जाता है, क्या उसकी उम्मीद की जाए? क्या भारत इसे अवसर में बदल पाएगा? और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसाइसिव बॉडी होती है, आने वाले वक्त में भारत उसका लीडर बनने जा रहा है। तो इसका हमें क्या आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा, ये हम जानेंगे। और हमारे साथ बहुत ही अच्छी बात है कि आज दो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों से माफ़ी चाहूँगा, बहुत वक्त लग गया आपके पास आने में। लेकिन विवेक काटजू साहब, ये जो अब खबर आई है कि जो WHO की डिसाइसिव बॉडी है उसमें भारत अहम रोल अदा करने जा रहा है, आपको लग रहा है कि इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है? देखिए, भारत अब उम्मीद ये है और यकीन भी है कि जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका वो अब साल भर के लिए चेयरमैन बनेगा। और जब वो चेयरमैन बनेगा तो जो भी WHO की कार्रवाई होती है, जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, जो WHO का सेक्रेटेरिएट है, उस पर वो भारत WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, जो वो नीति निर्धारण करती है, उस पर निगरानी रखेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा भारत का। लेकिन ये रोल पेचीदा भी होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि WHO इस वक्त शक के घेरे में घिरा है। WHO बहुत ही विवादों के घेरे में घिरा है। एक तरफ अमेरिका है जिसमें ट्रंप साहब ने कहा है कि WHO का रोल अब चाइना का एक प्रोपेगेंडिस्ट हो गया है, चाइना की तूती बजाता है। उन्होंने यहाँ तक करा है कि जो भी वो पैसा देते थे, जो अनुदान दिया जाता था अमेरिका की तरफ से, वो बहुत बड़ा फंडिंग होती थी WHO की, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, वो रोक दिया है। दूसरी तरफ चाइना कहता है कि WHO का रोल बिल्कुल ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि WHO ने जिस तरह जनवरी और फरवरी के महीने में जब ये खबर आई और जब चाइना ने उसको बताया कि
कि एक नई बीमारी शुरू हुई है, तब उसने बहुत लचीलापन दिखाया। जो सख्ती से उसको सामने आना चाहिए था वो नहीं आया, और चीन की प्रशंसा करने लगा। वो प्रशंसा तो कुछ अभी तक भी करता रहता है WHO। तो इसलिए अब भारत को कई मामलों पे निगरानी रखनी पड़ेगी। 2 मामले खास तौर से मुझे लगता है इस वक्त है। पहला मामला तो ये है कि, और वो भी एक बड़ा सेंसिटिव है, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ताइवान को WHO में जो पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था और जो चीन ने उसको इनकार कर दिया है कि वो फिर से होना चाहिए, और ताइवान का कहना है कि उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पर कंट्रोल किया है कोरोना वायरस पे। यहाँ तक कि ताइवान की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उनके वहाँ खाली 440 केस हुए हैं और 7 मौतें हुई। उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट में आगे बढ़ के उन्होंने कार्य किया है, उनका थेरेप्यूटिक्स में भी। बिल्कुल, और सर फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ताइवान को अगर WHO में शामिल होने की बात होती है तो फिर उस पर भारत का क्या रुख होगा? भारत का रुख, हाँ, भारत को तय करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि भारत की इस वक्त एक राजनीति जो राजनय है उसको क्रिएटिव रोल अपनाना पड़ेगा। और दूसरा मामला है कि किस तरह जो एक विवाद इस वक्त चल रहा है, जो 2 खेमे बन गए हैं, एक चीन का और एक अमेरिका का WHO के मामले में, उसमें किस तरह भारत बीच बचाव करके निकले कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग WHO के जरिए आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं विवेक काटजू जी, और इस पर मैं सज्जन हार जी का भी कमेंट चाहूंगा। लेकिन उस बीच अपने दर्शकों को बता दूं कि लॉकडाउन 4 में नियमों में कई और रियायतें संभव हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिल सकती हैं कई रियायतें। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बनी रहेगी। ज्यादा केस वाले 30 जिलों में पहले जैसी सख्ती होगी, ये हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं। कुछ ही देर में लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी हो जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है, 17 मई है, और कल से लॉकडाउन 4 की शुरुआत होनी है। और उसकी शर्तें क्या होंगी, उसके नियम क्या होंगे, इस बारे में और तफसील से जानकारी हम आपको आगे देंगे। लेकिन सज्जन हाट साहब, जिस बात का जिक्र विवेक काटजू जी कर रहे थे, क्या आपको लगता है भारत के लिए निश्चित तौर पर अपना रुतबा बढ़ने के बाद भी एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से खेमेबाजी से इतर हटकर काम किया जाए, और WHO की खुद की साख जो इस वक्त बहुत गिरी हुई नजर आ रही है, उसको कैसे वापस लाया जाए? जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं समीर, और जो मैं बिल्कुल सहमत हूं जो विवेक ने कहा, जो इसमें हमारे लिए बहुत पॉसिबिलिटी तो है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है जी, अच्छी संभावना है, परंतु चुनौती भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। देखिए, 2 मुद्दे तो विवेक काटजू साहब ने बताए हैं। एक तो बताया उन्होंने ताइवान के मेंबरशिप ऑब्जर्वर का रोल, और आपके जो देखने वाले हैं, श्रोतागण हैं, उनको मालूम होगा 2016 तक ताइवान वहां का ऑब्जर्वर था उसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। परंतु क्योंकि चीन नहीं चाहता तो वहां पर एक नई सरकार आई 2016 में, तो इसीलिए ताइवान वहां से हटा दिया गया। परंतु देखिए, उस एक और मुद्दा है जो विवेक ने बताया, बिल्कुल ठीक कहा। 23 मिलियन वहां की आबादी है, केवल वहां पर 7 मृत्यु हुई है, करीब 400 वहां पर केस हुए हैं। परंतु देखिए, पूरी दुनिया में अगर 23 मिलियन लोग हैं तो आप उनको WHO का जो कार्य है, WHO का क्या कार्यक्रम है, जो पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं उनकी सेहत को अच्छा रखा जाए, जो भी कहीं पर ऐसे महामारी होती है, ऐसा प्रकोप होता है, ऐसा संक्रमण होता है, उससे बचा कर रखा जाए। तो ये कहां का न्याय कहता है जो आप इस दुनिया के 23 मिलियन लोगों को इसकी आश्रय में नहीं आने दें। तो इसीलिए न केवल अमेरिका, परंतु अब तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो चाहते हैं जो ताइवान को अपनी जगह मिलनी चाहिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। देखिए, दूसरी एक और बात है, वो तो जो WHO का रोल है उस पर तो बहुत ही प्रश्न चिन्ह आ गए हैं, बहुत ही संदिग्ध तरीके से उसको देखा जा रहा है। परंतु उसके साथ साथ एक और मसला जो आगे सामने निकल कर आया है, वो है जो एक इंडिपेंडेंट
साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो ये वायरस निकला कहां से, और इसके लिए भी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं। आपको मालूम है राष्ट्रपति ट्रंप तो उसको चाइनीज वायरस कहते हैं, वुहान वायरस कहते हैं, बिल्कुल, और देश के लोग ऐसा नहीं कहते, परंतु वो सभी कहते हैं जो इसकी एक आपको तहकीकात करनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट तहकीकात साइंटिफिक तरीके से। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है सज्जनहार साहब। और क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये उम्मीद की जाए, सज्जनहार साहब जिस पॉइंट को उठा रहे हैं बहुत अहम मुद्दा है, कि क्या ये पता लग पाएगा कभी, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि भाई चीन की वुहान की लैब से ये वायरस निकला और उसने पूरे दुनिया में कहर बरपा दिया। क्या ये उम्मीद की जाए कि जब भारत का दबदबा WHO में बढ़ेगा तो कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, सच सामने आएगा क्या? समीर जी, पहले तो जो विवेक जी ने और सज्जनहार जी ने जो बातें कही, WHO के जो आने वाले जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी डायरेक्टरशिप के लिए जो चैलेंजेस होंगे, मैं 100% उनसे सहमत हूं, और आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन चाहिए और क्या होगा, इसमें बहुत गैप होता है। वो चाहिए अगर सही में बदलना है तो उसके लिए चाइना को एक इंटरनेशनल डेलीगेशन को अपने यहाँ लैब्स में, उस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जाने की परमिशन देनी होगी, उन्हें फ्री एक्सेस देना होगा उनके प्रोसेसेस, उनके हर लेबोरेटरीज को, ताकि उस हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सके। वहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट गायब हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स डिफरेंट साइट्स पर अपीयर हुए थे और वहां से डिलीट हो गए। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, और ये बिना चाइना के कोऑपरेशन के पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि बिल्कुल, फिर तो चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि चाइना से कोऑपरेशन की उम्मीद की जाए काटजू साहब, ऐसे में ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी तक तो सारी जो जानकारियां सामने आई उसके आधार पर यही लग रहा है कि चाइना ने सारी जानकारियां जमकर छुपाई, WHO ने उसका साथ दिया। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और मैं ये भी याद दिलाऊं कि एक जॉइंट टेक्निकल कमेटी बनी थी WHO और चाइना की, और अगर उस जॉइंट टेक्निकल कमेटी की आप रिपोर्ट देखते हैं तो उससे तो ये साफ जाहिर है कि चाइना ने जो WHO के साइंटिस्ट थे उनको पूरा झांसा दिया, और यहाँ तक कि उस रिपोर्ट में टेक्निकल बातों पर तो जोर थोड़ा कम ही दिया गया, राजनीतिक बातें ज्यादा हुई। और वो जो WHO की शर्मनाक एक रिपोर्ट आई है, उससे तो WHO कभी भी आगे नहीं जा सकता। लेकिन दबाव तो चीन पे डालना ही होगा। मैं अरविंद जी जो कह रहे हैं, और अरविंद जी से ज्यादा कौन इन मामलों में जानता है, वो सही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय एक दबाव डालना पड़ेगा, और वहीं पे भारतीय राजनय के लिए एक चुनौती होगी कि हम किस तरह दुनिया को में एक सहमति बनाएं कि चीन अपने आप को कटघरे में भी नहीं खड़ा समझे, कि क्योंकि चीन में ये एक बहुत फीलिंग होती है जिसको कहते हैं वो मेंटेनेंस ऑफ फेस, कि साहब हमारी कोई नजर, हमारी ईगो हर्ट नहीं हो, हमारा अहम पर कोई दाग नहीं आए। वो उनका एक सोशल और हिस्टोरिकल एक उनकी कंडीशनिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद अब लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा जानेंगे कि अगर आप देखें पैंडेमिक्स, पहले ऐतिहासिक पैंडेमिक देखें तो उनकी शुरुआत बहुत बार चीन से हुई है। तो अब तो ये विश्व को कबूल नहीं होना चाहिए, और चीन को एक जिम्मेदार देश की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा, उस पर जोर डालना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अनीस अंसारी साहब फिंगर रेस कर रहे हैं बहुत देर से। अनीस अंसारी साहब, लेकिन जिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है वो अब तक तो नजर नहीं आया, आगे चीन की तरफ से क्या नजर आएगा, इसकी उम्मीद भी की जाए। मुझे देखिए, दो बातें ध्यान रखने लायक है। ये बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष वहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी को प्रिजाइड करेगा, इससे हमारे मुल्क का मान बढ़ेगा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इससे हमारे देश की जो हेल्थ सिस्टम है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ने जा रहा। इसके लिए भारत को और राज्यों को अपने बजट का कम से कम 5% हिस्सा लगाना चाहिए पब्लिक हेल्थ में। अभी हम 1.9%, 2% से कम खर्च करते हैं, 100 रुपए में 2 रुपए से कम। ये चीन का जो झगड़ा है जी, ये वेस्टर्न कंट्रीज उछाल रहे हैं।
अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस ये मिलके चाइना के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं वुहान के वायरस के बहाने से। ये बहाना है। असल झगड़ा ये है कि चाइना दुनिया में अमेरिका को ओवरटेक करने जा रहा है इकोनॉमिक पावर की हैसियत से और मिलिट्री पावर की हैसियत से। उसको कट डाउन करने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। भारत की जिम्मेदारी होगी कि इस झगड़े में अपने आप को न्यूट्रल रखे, बचा के रखे। अमेरिका और वेस्टर्न पावर और चाइना को आपस में लड़ने दीजिए। हम लोगों को पंडित नेहरू की नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी उसके तहत दोनों ब्लॉकों से अपने आप को अलग रखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जिस दिन चाइना को कमजोर कर देगा वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके फौरन बाद इंडिया का नंबर आएगा। हम लोग भी उभरती हुई ताकत है इकोनॉमिक। हमें भी कोई वेस्टर्न पावर ज्यादा आंखों में भाएगा नहीं। धीरे धीरे हमारे खिलाफ भी बहाने होंगे। कहना चाहेंगे इसके बारे में? ठीक है, ठीक है। यानी सब मैं आता हूं सज्जनहार जी, आपके पास भी आता हूं, लेकिन डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर रजनीश से मैं बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं। डॉक्टर अरविंद, पहले आपसे कि क्या लग रहा है, कोरोना अभी और कितने दिन रुकने वाला है, कितने दिन टिकने वाला है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में? देखिए, इस दिन या हफ्ते या महीने, साल, इसका समीर जी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मैं आपसे कह दूं 3 महीने, 4 महीने। सच्चाई ये है कि इस सवाल का जवाब नहीं अभी 700 करोड़ अर्थ पे रहने वाले लोगों में से किसी के पास, किसी साइंटिस्ट, किसी पॉलिटिशियन, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। हाँ, ये सब जानते हैं कि ये आने वाले चंद महीनों या सालों में जाने वाला नहीं है। वैक्सीन अभी बहुत दूर है और वैक्सीन के बारे में लोग बहुत ज्यादा आशान्वित ना हो। उसका कारण यह है कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो समीर जी 700 करोड़ हमारी आबादी है जमीन की, अपने अर्थ की। 700 करोड़ डोजेज बनना और सारे लोगों को वो डोजेज लगना, ये अपने आप में एक मैसिव एक्सरसाइज होगी जो 2 दिन के अंदर पूरी नहीं होती। ठीक है डॉक्टर रजनीश जी, इस आशंका को कैसे देखा जाए? क्या अब हम ये मान लें कि जब तक दवा नहीं आ जाती, जब तक वैक्सीन नहीं तैयार हो जाती, ये ग्राफ इसी तरह से बढ़ता रहेगा या फ्लैटन होने की उम्मीद करें हम? देखिए, अभी तो नेक्स्ट 3 to 6 months आई थिंक वी हैव टू लिव विद दिस, विद ऑलमोस्ट दिस काइंड ऑफ ग्राफ and keep hoping that we take enough measures to flatten it. So वो सब एक हम लोग कर भी रहे हैं, कोशिश और चलता रहेगा। और दूसरा, कोरोना will be there for quite some time and there would be spurts. मतलब कुछ हद तक जब herd immunity आने लगेगा, 30-40% पॉपुलेशन इससे एक बार एक्सपोज हो जाएगा, तब हर्ड इम्यूनिटी के चलते थोड़ा सा इसका ग्राफ अपने आप फ्लैटन होगा एंड देन देयर वुड बी स्पर्ट ऑफ मंथ्स, कुछ महीना होगा साल के अंदर जब कोरोना ज्यादा एक्टिव होगा, कुछ महीना थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा, बट इट्स ऑल गोइंग टू बी अ नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि अभी दवा का कोई रोल नहीं है। आप इन्फ्लुएंजा को देखें, फ्लू वायरस को देखें, तब भी जो कुछ वैक्सीन अवेलेबल हैं, स्टिल वी डोंट हैव अ कंक्रीट वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा इज देयर फॉर नंबर ऑफ इयर्स ऑन अर्थ, तो तब भी बूस्टर देना पड़ता है। सो वैक्सीन इज अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, बट यस इट विल टेक इट्स नेचुरल कोर्स। इन दैट नेचुरल कोर्स हर्ड इम्यूनिटी के चलते ग्राफ्स फ्लैटन होंगे, 1-2-3 महीना के अंदर फ्लैटन होंगे, बट उसके बाद स्पर्ट्स अप एंड डाउन होगा। तो लापरवाहियों से बचना है और सावधानियां अभी भी बरती जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ताज्जुब की बात ये नज़र आ रही है और चिंता की बात ये नज़र आ रही है कि बहुत जगहों पर लापरवाही साफ नज़र आ रही है। और टीआर कक्कड़ साहब ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है, जिस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य वो पैदल सफ़र करने के लिए मजबूर हैं, और वहाँ पर हम देख रहे हैं जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो नहीं हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और हमें टीआर कक्कड़ साहब के हिसाब से ये वक्त आ गया है कि जब अब सेना की मदद लेने की ज़रूरत है इस काम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इतने अहम पॉइंट से हमें वाकिफ कराने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।